Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is non-communicable disease. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम NCD को कवर करने वाले हैं। अब जो एपिडेमियोलॉजी है वो आपने दो टाइप के डिजीज़ की पढ़नी है, एक है CD और एक है NCD। CD मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज़, NCD मीन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होते। हाँ, वो जीन्स के ज़रिए हो सकते हैं लेकिन डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होते। ओके, तो आपको पहले क्रॉनिक डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इनका डिफरेंस बताना पड़ेगा। हर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ओके, क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है लेकिन हर क्रॉनिक डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं हो सकता, या वाइस वर्सा, आप इसको उलट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर एक प्रॉपर टाइम पीरियड आएगा, ओके, लाइक हम क्रॉनिक के लिए कहते हैं कि जो अगर 3 महीनों से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्रॉनिक कहते हैं। इसके अंदर बॉडी का थोड़ा सा क्रॉनिक अरेंजमेंट होती है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो डेथ का कॉज बनते हैं, सबसे ज़्यादा सीवीएस की वजह से डेथ होती है, नंबर 2 कैंसर, नंबर 3 रिस्पिरेटरी डिजीज़, नंबर 4 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये एनसीडी के अंदर आते हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। अब एनसीडी के अंदर आपने कौन कौन सी डिजीज़ पढ़नी है, ओके, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखा हुआ है, लाइक एक्सीडेंट, ब्लाइंडनेस, सी फॉर कैंसर, क्रोनिक हार्ट डिजीज़, डी फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस, ई से कुछ नहीं बनता, एच फॉर हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, स्नेक बाइट, स्ट्रोक। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नॉर्मली हम कहते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट कोई भी इवेंट जिसको आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसकी इंटेंशन ना हो, जिसकी पहले से आपको पेशेंट गोई ना हो, ओके, या जिसका आपको पहले से ना पता हो और इसकी वजह से किसी भी बंदे को नुकसान या डेथ हो जाए उसकी, ठीक है। WHO के मुताबिक ऐसा इवेंट जो किसी फोर्स की वजह से होता है, जो किसी बंदे की विल से इंडिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट की वजह से मोर्टेलिटी हो सकती है, बंदा मर सकता है या बंदा बीमार हो सकता है या बंदा माजूर वगैरह हो सकता है, अपनी रूटीन की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, या इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है। ग्लोबली बात करें तो जो 8th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो एक्सीडेंट आती है। सबसे नंबर 1 पे आती है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, नंबर 2 पे स्ट्रोक आती है, ओके, ठीक हो गया, और 8वें नंबर पर ये एक्सीडेंट वगैरह आता है। पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, ओके। इसके बाद किल्ड इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब वो कौन सा बंदा है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा जाता है, किस तरह से डिफाइन करना है, वो बंदा जो किसी एक्सीडेंट के वजह से, यानी अगर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद वो 30 दिन के अंदर मर जाता है तो वो हो जाता है किल्ड इन अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट 5 टाइप का होता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, होम या डोमेस्टिक एक्सीडेंट, और इसके अलावा मिसलेनियस। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट को हमने ज़्यादा पढ़ना है। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट क्यों होता है कि ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं, या ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है, या गाड़ियाँ एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकती है, या मैकेनिकल फॉल्ट है गाड़ियों का, ओके, या ब्रेकें वगैरह नहीं है, या फिर वो ट्रैफिक लॉज को फॉलो नहीं करते होते, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है, ओके। ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, या शराब पी हुई है, या रोड बहुत ख़राब है, ये पाकिस्तान में है, या ड्राइवर बहुत ज़्यादा थक गया है, मेंटल डिस्टर्बेंस है ड्राइवर की, या ड्राइवर का ड्राइविंग के दौरान ही हार्ट फेल हो गया, या रोड्स के ऊपर लाइट नहीं है, या उस बंदे को नज़र नहीं आता, या उसको एरिया नहीं देखा हुआ कि इस एरिया में बहुत खड्डे हैं या मैंने इस एरिया में नहीं जाना, या ड्राइवर की शॉर्ट हाइट है, वो आगे देख ही नहीं सकता। तो ये फजूल चीज़ें नहीं लिखी हुई, बल्कि चलो, नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर के मुताबिक एक्सीडेंट की मेनली 3 कॉजेज़ हैं। अभी तो बहुत सारे कॉजेज़ पढ़े हैं, लेकिन जो मेन मोटे-मोटे कॉजेज़ हैं, नंबर 1 है रोड यूज़र्स को इग्नोरेंस, नंबर 1 जो रोड को यूज़ करते हैं उनकी इग्नोरेंस, नंबर 2 आउटमोडेड ट्रैफिक, नंबर 3 इनफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉ। तो ये मेन 3 कॉज होते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्री में क्यों हादसात होते हैं, अगर मशीन को हैंडल कर रहे हो उसकी वजह से चोट हो सकती है, वेल्डिंग के दौरान आँख की इंजरी हो सकती है, ओके, एलिवेटर में इंट्रैपमेंट की वजह से सफोकेशन हो सकती है, केमिकल्स को यूज़ करने की वजह से बॉडी में नुकसान हो सकता है, या पुअर लाइट कंडीशंस है, या ओवर वर्क, ज़्यादा काम कर लिया, ओके, ठीक है, या रात को नज़र नहीं आ रहा तो उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट है, तो उसके अंदर लाइक डॉक्टर, नर्सेज, डिस्पेंसर के बारे में बात करें तो नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है हेपेटाइटिस और एड्स की पेशेंट में, या एग्रीकल्चर वर्कर के अंदर इंसेक्टिसाइड को सही तरह हैंडल नहीं किया तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है, या मशीनरी को यूज़ करने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ हो सकती है या इंजरी हो सकती है। होम या डोमेस्टिक एक्सीडेंट है, इसको भी हम 2 में डिवाइड करते हैं, ओके, चाइल्ड एक्सीडेंट और अदर डोमेस्टिक, के बच्चे किसी सिक्के को निगल लेते हैं, ड्रग्स को ले लेते हैं, या माचिस से खेल रहे होते हैं, या सफोकेशन होती है, चॉकिंग होती है, लड़ रहे होते हैं, WWE कर रहे होते हैं।
अब वो कौन से प्राइमरी फैक्टर्स है जो एक्सीडेंट की प्रिवेंशन के अंदर आती है? कम्युनिटी के अंदर यही चीज़ आती है, प्रिवेंशन आती है। ओके, तो कहते हैं एक्सीडेंट होते नहीं है, एक्सीडेंट वजूहात बनते हैं। तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट किस तरह से करना है? नंबर 1 डाटा कलेक्ट करना है, नंबर 2 सेफ्टी एजुकेशन, नंबर 3 सेफ्टी मेजर्स को प्रमोट करना है, नंबर 4 अल्कोहल ड्रग्स, नंबर 5 प्राइमरी केयर, नंबर 6 पॉजिटिव फैक्टर को निकालना, नंबर 7 लॉस को बनाना, नंबर 8 रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना और लास्ट में रिसर्च है जिसको एक्सीडेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने डाटा को कलेक्ट करना है कि किस एरिया से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। फिर आपने एजुकेशन देनी है, फिर आपने सेफ्टी मेजर्स को प्रमोट करना है, लाइक सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो। ओके, ठीक हो गया। फिर अल्कोहल्स और ड्रग्स के आपने पाबंदी लगा देनी है। प्राइमरी केयर है तो प्लानिंग मैनेजमेंट करनी है ट्रॉमा की, पॉजिटिव फैक्टर को रिमूव कर देना है, लॉज बनानी है, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करनी है और रिसर्च प्रोवाइड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को डब्ल्यूएचओ ने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब हर एक डिजीज़ की डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन पढ़नी है। लाइक इसकी डेफिनेशन थी ऐसा इवेंट जो किसी रैपिडली एक्टिंग फोर्स से हो विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैन इल नहीं बल्कि विल। जबकि डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस है कि अगर विजुअल एक्यूटी 3/60 से कम है, ओके, या अगर वो डे लाइट में फिंगर्स को काउंट नहीं कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस के बहुत सारे कॉजेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्रीज में देख रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो ब्लाइंडनेस होती है वो कैटरेक्ट की वजह से हो सकती है, ट्रैकोमा की वजह से हो सकती है, ओके, मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन की वजह से हो सकती है, रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लोकोमा यानी ऑप्थेल्मोलॉजी की चीज़ें आ जाएगी। जबकि डेवलप कंट्री के अंदर एक्सीडेंट, ग्लोकोमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैटरेक्ट और कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर ये दोनों में कॉमन है। ओके, ठीक है, और एक्सीडेंट भी वैसे दोनों में कॉमन है। ग्लोकोमा तक ये है, यानी जो डेवलप कंट्री के जो कॉजेज हैं वो डेवलपिंग के अंदर भी आते हैं। अब साइन और सिम्पटम क्या होती है? अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, आइज ड्राई हो जाएगा, बाइट डॉट स्पॉट होती है, कॉर्निया सॉफ्ट हो जाएगा, कॉर्नियल हेजीनेस होती है। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है? नंबर 1 प्राइमरी आई केयर। प्राइमरी का मतलब है डिजीज डेवलप होने से पहले। लाइक आप शील्ड्स इस्तेमाल किया करें, आई बैंडेजेस इस्तेमाल किया करें, न्यूट्रिशन वगैरह होना चाहिए, पर्सनल आई हाइजीन होनी चाहिए। सेकेंडरी आई केयर के अंदर BHU, RSC या THQ तहसील हेडक्वार्टर पे मिलेगा। ओके, टर्शरी आई केयर टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर की जाती है। स्पेसिफिक प्रोग्राम करने हैं, विटामिन ए की कैप्सूल वगैरह देनी है। दो टाइप्स के होते हैं, ब्लू और रेड कैप्सूल। ब्लू के अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं और रेड के अंदर 2 लाख यूनिट होती है। ओके, तो वो इस्तेमाल होता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर, जबकि ये 1 से लेकर 5 साल तक इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर को हमने किस तरह से देखना है? कैंसर एक न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर है जिसमें सेल्स की एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है, सेल इन्वेट करती है, मेटास्टेसिस होती है और बंदे की डेथ हो सकती है। ओके, तो जो मेजर कैटेगरीज है कैंसर की तो 3 टाइप है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल का, मेसेनकाइमल सेल का सार्कोमा, जबकि बोन मैरो के सेल का माइलोमा, ल्यूकेमिया वगैरह। ओके, तो जो 12% डेथ होती है वो कैंसर की वजह से होती है, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ओके, इन डेवलप कंट्री, जबकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये थर्ड में आता है क्योंकि सेकंड में स्ट्रोक वगैरह आ जाता है। अब कैंसर के 2 टाइप के कॉजेज होते हैं, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक और तीसरा मल्टीफैक्टोरियल होता है। ओके, इनको छोड़ दो, कंट्रोल एग्जाम में पूछा जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन और इसके बाद कैंसर स्क्रीनिंग आ जाएगा। ओके, यानी जो स्क्रीनिंग होती है वो सेकेंडरी के अंदर ही आती होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपने तंबाकू, अल्कोहल को यूज़ नहीं करना, उनको ख़त्म करें, पर्सनल हाइजीन करें। फॉर एग्जांपल सर्विकल कैंसर के अंदर ये काम आती है, रेडिएशन का एक्सपोजर कम से कम हो, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से बचना है, इम्यूनाइजेशन करनी है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट, फूड, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को चेक करना है कि कार्सिनोजन तो नहीं है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, प्री कैंसरस लीजन का पहले से इलाज करना है और लेजिस्लेटिव मेजर फॉर इन्वायरमेंटल कार्सिनोजन और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि लोग जल्दी से डायग्नोस कर सके और ट्रीट कर सके। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है, स्क्रीनिंग करनी है। सर्विकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग पैप्स में से करते हैं या पीरियोडिक पेल्विक एग्जामिनेशन है। ब्रेस्ट के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होती है या पाल्पेशन फिजिशियन करता है, मैमोग्राफी है। और लंग्स कैंसर के लिए चेस्ट एक्सरे या स्पुटम साइटोलॉजी है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर हार्ट का फंक्शन इंपेयर हो जाएगा, हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू इट्स नीड्स। ओके, जिसकी वजह से वो सही तरह काम नहीं कर पाएगा। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं लाइक एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना MI, कार्डिक फेलियर, सडन कार्डिक डेथ। ये आपने पैथोलॉजी वगैरह के अंदर आपने इसको पढ़ा हुआ है। इसके बाद रिस्क फैक्टर आते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है।
ओके, तो कुछ मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल में एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर, पर्सनैलिटी आती है। जबकि मॉडिफाइबल के अंदर जिसको आप सही तरह कंट्रोल कर सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज, सीरम कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस। जबकि अदर के अंदर हार्मोन्स है लाइक एस्ट्रोजन, टाइप ए पर्सनैलिटी, वो वैसे यहाँ पे भी आ गया था, अल्कोहल, ओसीपी, डाइटरी फाइबर, सुक्रोज, सॉफ्ट वाटर। अब इसकी प्रिवेंशन किस तरह से करनी है, इसकी प्रिवेंशन एग्जाम में पूछी जाती है। नंबर 1, प्रिवेंशन हमेशा अपने प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह करके आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी नहीं बल्कि प्राइमोडियल से स्टार्ट किया। ओके, अब है प्राइमोडियल। प्राइमोडियल के अंदर आपने रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है, जो रिस्क फैक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रिवेंशन इन होल पॉपुलेशन है, लाइक आपने डाइट को चेंज करना है, स्मोकिंग को कम करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, डाइट में आपने फैट की इंटेक को कम करना है, सैचुरेटेड फैट को नहीं लेना, एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, फाइबर वगैरह उनको लेना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, साल्ट इंटेक को कम करना है। इसके बाद हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। ओके, पहली थी पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, अब है हाई रिस्क। हाई रिस्क में आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफिक एडवाइस प्रोवाइड करनी है। इसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर डिजीज़ हो गया है तब हम करते गए ताकि उसकी प्रोग्रेशन को कम कर सके। ओके, तो इसके अंदर स्मोकिंग को छोड़ देंगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज को प्रमोट करेंगे, बीटा ब्लॉकर यूज़ करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस वीडियो का, बाकी टॉपिक्स को नेक्स्ट में कवर करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है और क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया होती है ड्यू टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक डायबिटीज़ मेलाइटस को हम 3 में डिवाइड करते हैं। ओके, यानी सिंपल डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, नंबर 3 जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस सिंपल है उसको मजीद हम 3 में डिवाइड करते हैं, 3 में नहीं वैसे 4 में डिवाइड किया हुआ है। टाइप 1, टाइप 2 मैल न्यूट्रिशन और अदर टाइप्स लाइक पेनक्रियाटिक हार्मोन, ड्रग इंड्यूस या दूसरी मसले की वजह से हो सकती है। अब डायबिटीज़ को किस तरह से डायग्नोस करना है, तो एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री है लाइक पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, प्लस आपने ओजीटीटी लेना है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल वगैरह लेते हैं। ओके, अब इसकी प्रिवेंशन की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन का वैसे इतना रोल नहीं होता किसके अंदर, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, सिर्फ टाइप 2 के अंदर होता है। स्क्रीनिंग किस तरह से करेगी, यूरिन टेस्ट होता है और ब्लड शुगर टेस्टिंग होती है। ब्लड शुगर टेस्टिंग भी 3 टाइप की होती है, फास्टिंग, रैंडम और ओजीटीटी। ओके, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। प्राइमरी के अंदर पॉपुलेशन स्ट्रेटजी और हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, लाइक प्राइमोडियल प्रिवेंशन करवानी है, रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है, वेट को मेंटेन करो। ओके, हाई रिस्क के अंदर सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले को पकड़ना है कि जो मोटी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को रखते हैं, अल्कोहल को यूज़ करते हैं, ओसीपी को यूज़ करते हैं, उनको ट्रेस करना है। ओके, फिर आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोकना है और इसके बाद टर्शियरी प्रिवेंशन है जिसमें रिहैबिलिटेशन वगैरह आ जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारे डायबिटीज़ वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके बाद हाइपरटेंशन वाला टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हाइपरटेंशन, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या रूमेटिक फीवर, स्नेक बाइट, स्ट्रोक, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।